सिद्धांत की। यह भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी निश्चित रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात यहाँ आ रही है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का जो आधार बताया था, किसको बताया था? न्याय को, ठीक है। और आधार स्तंभ किसको बताया था? शिक्षा और साम्यवाद को। इसमें से हम एक आधार स्तंभ पिलर शिक्षा के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मूल जो बात है वो ये है कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों का समन्वय करके बनाया था। क्लियर? अर्थात यहाँ हम देखें तो स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा के ऊपर बल दिया जाता था, एथेंस में मानसिक शिक्षा के ऊपर बल दिया जाता। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में एथेंस और स्पार्टा इन दोनों ही शिक्षा प्रणालियों का क्या किया था? समन्वय किया था। क्या किया था? समन्वय किया था। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि शिक्षा का महत्व ही क्या है। शिक्षा का महत्व ये है कि नंबर एक बात तो ये है कि इनका जो ये सिद्धांत है वो न्याय का तार्किक परिणाम है। किसका? न्याय का। क्यों? क्योंकि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे उसका जो इन्होंने आधार माना था वो आधार न्याय को माना था, और आधार स्तंभ के रूप में इन्होंने किसको स्थान दिया है? शिक्षा को। इसलिए न्याय की परिणति हो सके, न्याय की प्राप्ति हो सके, इसके लिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था की है। मतलब मेरा कहने का भावार्थ यहाँ ये कि इन्होंने एक दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया बताई जिसमें शिक्षा का सबसे ज्यादा योगदान होगा। फिर दूसरा जो इसका महत्व होगा वो ये है कि शिक्षा नागरिकों को सद्गुणी बनाती है। क्या बनाती है? सद्गुणी। जैसा कि प्लेटो ने कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। अर्थात जब तक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वह सद्गुणी नहीं बन सकता। अगला जो महत्व बताया, आत्म चक्षु को प्रकाशोन्मुख, ध्यान में, प्रकाशोन्मुख बनाता है। अर्थात शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो आत्म चक्षु होते हैं वो प्रकाशोन्मुख होते हैं। इसका तात्पर्य ये होगा कि वास्तविक रूप में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आत्मा को इस रूप में ढाला जाता है, इस रूप में विकसित किया जाता है जिससे कि वह सही समय पर ठीक निर्णय ले सके। जैसा कि हम ये कहें, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत तीनों वर्गों के लिए किसी न किसी रूप में शिक्षा की व्यवस्था की है। हालांकि यहाँ पर उत्पादक वर्ग की थोड़ी सी अनदेखी अवश्य की जाती है। तो शिक्षा का जो मूल महत्व क्या है? इससे आत्म चक्षु प्रकाशोन्मुख होता है। जैसे आगे चल करके अरस्तु ने इसके बारे में कहा था, क्या कहा था कि वास्तविक रूप में शिक्षक का तो एक ही कार्य होता है और वो कार्य यही है कि विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में सही मार्ग दिखा जाए। क्यों? क्योंकि उनमें पहले से ही ज्ञान तो मौजूद है, सिर्फ उनको जागृत करना है, जगाना है। किसको जगाना है? आत्म को, आत्म चक्षु को। ठीक। अब इसके बाद में हम जो अगली बात लेते हैं वो ये लेते हैं क्या कि इस शिक्षा सिद्धांत को ठीक से समझें। सबसे पहले इस शिक्षा सिद्धांत की इन्होंने रूपरेखा क्या बनाई है, मतलब किस तरीके से शिक्षा का पाठ्यक्रम रखा जाएगा, किस किस उम्र में किस किस वर्ग को किस किस रूप में शिक्षा दी जाएगी। यहाँ जो ऐसी व्यवस्था की है वही क्या है? प्लेटो की शिक्षा की रूपरेखा। अब इस रूपरेखा को समझने इससे पहले मैंने ये तो बता ही दिया कि एथेंस और स्पार्टा इन दोनों शिक्षा प्रणालियों का यहाँ समन्वय किया गया है, मतलब दोनों से गुणों को ले लिया गया है और इनके अवगुणों को छोड़ दिया गया है। कैसे? जैसे यहाँ पर व्यक्तिगत हित के रूप में शिक्षा दी जाती थी, जबकि यहाँ सामाजिक हित के रूप में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, यहाँ पर मानसिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। जबकि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में दोनों का ही समन्वय कर दिया, मतलब यहाँ पर शरीर और मन दोनों को ही प्रशिक्षित किया जाता है। तो इन्होंने अपनी रूपरेखा के अंतर्गत शिक्षा को दो स्तरों में विभाजित किया है, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। क्या? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा
6 वर्ष से 20 वर्ष तक होगी। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि 6 वर्ष तक बच्चा कहाँ रहेगा। 6 वर्ष तक बच्चे का पालन पोषण राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। और तब तक बच्चे को स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटो चाहता था कि बच्चे का शारीरिक रूप में पूर्ण विकास होना चाहिए, उसी के बाद में उसकी शिक्षा की शुरुआत की जाए। तो 6 से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा की बात प्लेटो ने की है। अब 6 से 20 वर्ष तक तो इसके अंतर्गत ध्यान दें 18 से 20 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा पर बल दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा? संगीत और व्यायाम। यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि संगीत और व्यायाम की शिक्षा किस उम्र में, किस आयु में दी जाएगी। तो प्लेटो ने क्या बताया? 18 से 20 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। संगीत इसलिए क्योंकि वास्तविक रूप में इससे मानसिक स्तर पर हमें कहें कि व्यक्ति स्वस्थ होगा। व्यायाम की शारीरिक स्तर पर स्वस्थ होगा। जब शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों से हम देखें व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो यहाँ पर प्लेटो ने कितनी कल्पना की, अपनी रिपब्लिक में साफ लिखा है कि मुझे आदर्श राज्य में ना तो औषधालय चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेटो का विश्वास है कि हम व्यायाम करवा रहे हैं, व्यायाम कराएंगे तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा तो औषधालय की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में कह रहा है कि मेरे राज्य में कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगीत की व्यवस्था की जा रही है। अब ऐसे संगीत की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि व्यक्ति मानसिक रूप में स्वस्थ होगा तो वह अपराध नहीं करेगा तो पुलिस फोर्स कोर्ट कचहरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इन्होंने 18 से 20 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा के ऊपर बल दिया है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। इसके बाद में फिर इनकी एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो पास हो जाते हैं उनको आगे की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाएगा। और जो दूसरा स्तर है वो उच्च शिक्षा। क्या है? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के 2 स्तर होंगे, ये भी ध्यान रखने की बात है। उच्च शिक्षा कितने स्तर होंगे? 2। पहले स्तर में 20 से 30 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। कितने? 20 से 30 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी। और दूसरे में 30 से 35 ये दूसरा स्तर हो गया। ठीक है। 20 से 30 वर्ष तक इसकी शिक्षा दी जाएगी। वास्तविक रूप में यहाँ विज्ञान गणित की शिक्षा दी जाएगी। और गणित की शिक्षा के ऊपर प्लेटो ने विशेष बल दिया है। जैसे कि इन्होंने अपने शिक्षण संस्था क्या नाम है? प्लेटो की शिक्षण संस्था का क्या नाम है? अकादमी। नोट करें, क्या नाम है? अकादमी। तो इन्होंने अपनी अकादमी के मुख्य द्वार पर भी लिखा था कि गणित के ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति इस संस्था में प्रवेश ना ले। इसका मतलब इन्होंने गणित के ऊपर बहुत बल दिया है। क्यों? क्योंकि जिसको गणित का ज्ञान नहीं होगा वह ठीक से राजनीति को भी नहीं समझ पाएगा, राज्य का संचालन भी सुचारू रूप में नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्होंने गणित के ऊपर बल दिया है। 30 से 35 वर्ष तक इन्होंने किसके ऊपर बल दिया है? पाठ्यक्रम में क्या रखा है, सिलेबस में क्या रखा है? दर्शन के ऊपर बल दिया जाए। मतलब यहाँ पर दर्शन शास्त्र की शिक्षा पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? दर्शन शास्त्र की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो ये प्लेटो की मोटे रूप में रूपरेखा है। मतलब 35 वर्ष तक बच्चे को क्या ज्ञान दिया जाएगा? सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा। क्या ज्ञान दिया जाएगा? सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा, विषयों का ज्ञान दिया जाएगा। उसके बावजूद भी प्लेटो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। मतलब यहाँ 3 परीक्षा होगी। एक इस स्तर पर परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा कहाँ पर होगी? इस स्तर पर होगी, तीसरी परीक्षा 30 से 35 के स्तर पर होगी। अब ये सारी परीक्षाओं में पास होने के बाद में फिर ये 35 से 50 वर्ष तक प्लेटो का कहना है कि अब व्यक्ति को कहाँ भेजा जाएगा? सांसारिक जीवन के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के थपेड़े खाने के लिए, धक्के खाने के लिए, सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए, राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए संसार के अंतर्गत खुला छोड़ दिया जाएगा। वह सामाजिक समस्याओं से जूझेगा, इनको समझेगा। उसके बाद में 50 वर्ष का होगा वो, 50 वर्ष तक सामाजिक समस्याओं का ज्ञान लेगा वो।
प्रत्येक अग्नि परीक्षा में पास होने के बाद में फिर यह एक दार्शनिक राजा बनेगा। मतलब दार्शनिक राजा के निर्माण की ये प्रक्रिया हो गई। तो प्लेटो ने ये शिक्षा की व्यवस्था की है, ये शिक्षा की रूपरेखा है। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, प्लेटो ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वास्तविक रूप में मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए शिक्षा एक नैतिक उपचार है। वापस, मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए शिक्षा एक नैतिक उपचार है। किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। और प्लेटो के पूरा विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से किसी भी रूप में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। हम भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके आधार पर वास्तविक रूप में राज्य में किसी प्रकार का कैसा भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये प्लेटो की शिक्षा की रूपरेखा है। अब इस रूपरेखा को यदि हम समझ गए तो इसी रूपरेखा के आधार पर हम क्या करेंगे? प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं निकालेंगे। मैं इस वीडियो में आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाह रहा हूँ कि चाहे कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, यदि उसकी पृष्ठभूमि हमारी समझ में आ जाती है, वह सिद्धांत में क्या कहना चाह रहा है, तो उसके आधार पर हम उसकी विशेषताएं और आलोचनाएं आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कतई समस्या नहीं आएगी। आप ध्यान दें, केवल ये बात यदि समझ में आ रही है तो इसकी विशेषताएं आसानी से समझ जाएंगे हम। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, इसकी विशेषता नंबर 1 आता है कि साहित्य की उपेक्षा, यहाँ पर हम विशेषताएं, ये आलोचना की बात आ रही है, इसको छोड़िएगा। विशेषताएं नंबर 1 कि राज्य नियंत्रित शिक्षा, अर्थात इसकी पहली विशेषता ये है कि जो ये शिक्षा होगी वह राज्य के पूर्ण नियंत्रण में होगी। मतलब शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, अर्थात प्लेटो ने जो ये शिक्षा की रूपरेखा बताई है, इसके अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्तित्व का समग्र रूप में विकास होगा। अर्थात शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और आत्मिक रूप में, 3 दृष्टियों से इसका विकास होगा। क्या क्या? शारीरिक, नोट करें, शारीरिक मतलब इस बिंदु के अंतर्गत व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप में उसका विकास होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी, व्यक्ति की व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। तीसरी जो विशेषता है वो क्या है? स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। मतलब प्लेटो ने जो अपनी ये रूपरेखा बताई, इस रूपरेखा में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि केवल स्त्री के लिए या केवल पुरुष के लिए, बल्कि ये जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, किसी भी रूप में यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। ध्यान दें, यहाँ पर वास्तविक रूप में आज हम जिस नारीवाद की बात करते हैं, किसी न किसी रूप इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत से। हालांकि प्लेटो के बाद J.S. मिल ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है, तो इसलिए हमें कह सकते हैं नारीवाद को समझना है तो प्लेटो और J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल को भी समझना बहुत जरूरी है। अगली विशेषता क्या बनती है इसकी? शरीर और मन का विकास। मतलब प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था की है, जो पाठ्यक्रम रखा है, उससे व्यक्ति के शरीर और मन दोनों का ही विकास होता है। जैसे मैंने पहले कह दिया, यहाँ पर देखिए संगीत और व्यायाम पर बल दिया है और आगे चल करके बौद्धिक शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इससे शरीर और मन का विकास होता है। और अंतिम जो विशेषता आती है वो ये है कि इसके 2 भाग हैं। 2 भाग, कैसे 2 भाग हैं? ये आपके सामने, प्रारंभिक शिक्षा का स्तर 1 भाग, उच्च शिक्षा का स्तर 2 भाग। ये भी इसकी विशेषता है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था की जो रूपरेखा बताई है, इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ये इसकी विशेषताएं बन जाती हैं। अब विशेषताओं के बाद में अगली बात आती है क्या? शिक्षा के सिद्धांत की आलोचना। आलोचना के अंतर्गत पहली आलोचना आती है कि इन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत में जो व्यवस्था की है वहाँ साहित्य की उपेक्षा की है। साहित्य की क्या की है? उपेक्षा की है। साहित्य की उपेक्षा किस लिए की है? क्योंकि इन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का कठोर अंकुश रखा है। क्या रखा है? राज्य का कठोर नियंत्रण रखा है। और दूसरी जो बात आती है कि इन्होंने कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण,
मतलब प्लेटो ने कला और साहित्य को स्वतंत्र नहीं रहने दिया है, बल्कि कला और साहित्य पर राज्य का नियंत्रण रखा है। हम यह कह सकते हैं कला और साहित्य का विकास तभी हो सकता है जबकि स्वतंत्र हो, मगर प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में कला और साहित्य पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया है। हालांकि मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ठीक है आलोचक आलोचना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्लेटो की एक बात तो स्वीकार करने योग्य है आज के राज्य में कि प्लेटो ने भी कहा है कि असली कला और साहित्य पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मतलब मेरे राज्य के अंदर, प्लेटो कह रहे हैं मेरे राज्य के अंतर्गत असली कला और साहित्य को किसी भी रूप में नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो ये बात स्वीकार करनी होगा, ये बात बिल्कुल सही है कि कला और साहित्य पर इन्होंने नियंत्रण रखा है, इसलिए इस आधार पर हम सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। अगला जो है इसकी आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना किसके आधार पर कर सकते हैं कि शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। तो आपके सामने है कि 50 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इतना खर्चा भी नहीं उठा सकता, बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञान लेते लेते व्यक्ति वास्तविक रूप में देखे तो व्यवहारिक जगत में कभी सफल नहीं हो सकता। हालांकि 15 वर्ष तक उन्होंने व्यवस्था की है, परंतु 35 वर्ष तक शिक्षा लेने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सच में एक संघ की प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाएगा। इसलिए इस आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं क्या शिक्षा का क्रम लंबा है, और दूसरा क्या है खर्चीला, क्योंकि इतने लंबे समय तक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। चौथा क्या है विरोधाभास। विरोधाभास किस लिए, एक तरफ तो कह रहा है आदर्श राज्य के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन जब आदर्श राज्य का लक्ष्य सामने रखा है तो सबसे पहले तो आदर्श राज्य आए, उसके बाद में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जबकि यहाँ पर शिक्षा के अंतर्गत हम देखें तो शिक्षा पर राज्य का कठोर अंकुश रखा गया, कठोर अंकुश रखा गया तो इसका मतलब ये दो तरफा बातें कर रहा है। अगली बात आती है क्या कि इस योजना में क्या है अधिनायक तंत्र के बीज मौजूद हैं। मतलब प्लेटो ने अपना जो शिक्षा सिद्धांत दिया है, इस शिक्षा सिद्धांत को यदि हम ठीक तरीके से देखें तो हमें ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर किसी न किसी रूप में तानाशाही है। तानाशाही क्यों है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर अंकुश है। वास्तविक रूप में राज्य अपने हिसाब से शिक्षा देगा, किसी भी रूप में जो पाठ्यक्रम रखा जाएगा उसके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। राज्य अपने हित में ही शिक्षा देगा विद्यार्थियों को। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें अधिनायक तंत्र मौजूद है। इस आधार पर इसकी आलोचना करेंगे। और अंतिम जो आलोचना है वो क्या है कि शिल्पियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यान दें, यहाँ शिल्पियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह वास्तविक रूप में संरक्षक वर्ग की शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा बल देता है, जबकि शिल्पियों की शिक्षा की उपेक्षा की गई है। इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। 3 बातें हो गई। इसकी क्या रूपरेखा है, यहाँ प्रश्न बन रहे हैं, 3 प्रश्न इजीली बन रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एथेंस स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणालियों का समन्वय किया है। शिक्षा का महत्व क्या है आपके सामने है। उसके बाद में इसकी विशेषताओं के ऊपर निश्चित रूप में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी नोट कीजिएगा। विशेषताएं कहाँ से निकल रही है, इसकी रूपरेखा से निकलेंगी। उसके बाद में इस शिक्षा सिद्धांत में कमियां भी हैं, ये आपके सामने कमियां हैं। इसमें सबसे मुख्य कमी यही कला और साहित्य के ऊपर अनुचित नियंत्रण रखा गया है, और इसी के साथ में शिल्पियों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और अधिनायक तंत्र के बीज इसमें मौजूद है, ये भी इसकी आलोचना है। और अंत में हम ये कहें कि ठीक है शिक्षा के सिद्धांत में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन ये कमियां होते हुए भी हम ये कहेंगे कि वर्तमान में किसी न किसी रूप में शिक्षा का सिद्धांत प्रासंगिक है, सार्थक है, इसका अपना महत्व है। तो महत्व से संबंधित भी किसी न किसी रूप में एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ ध्यान देंगे। अब इस शिक्षा सिद्धांत का महत्व क्या है, नंबर 1 उचित आयु में उचित शिक्षा। मतलब यहाँ पर जो प्लेटो ने अपनी शिक्षा की रूपरेखा रखी है वो किस उम्र में क्या शिक्षा दी जाए उसी के आधार पर पाठ्यक्रम रखा गया है। ध्यान दें, किस उम्र में बच्चे को क्या शिक्षा दी जाए उसके आधार पर ही यहाँ पर पाठ्यक्रम रखा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम ये कहें कि यहाँ 20 से 30 वर्ष तक गणित के ऊपर बल दिया गया, तो गणित का बल यहाँ नहीं है। मतलब 18 वर्ष से पहले भी गणित का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, तो इसका तात्पर्य होगा कि उम्र के हिसाब से इन्होंने पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है। तो ये इसका सबसे अच्छा महत्व है, और आधुनिक जगत में इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार भी किया जाता है। फिर दूसरा जो महत्व क्या है कि वर्ग के अनुरूप भी शिक्षा दी जाएगी। वर्ग का मतलब 3 वर्ग, मैंने आपको पहले बताए थे। मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक, साहस और तृष्णा, इनसे 3 वर्ग बन जाते हैं। विवेक से क्या बन जाएगा, दार्शनिक शासक वर्ग, साहस से सैनिक वर्ग, और तृष्णा से उत्पादक वर्ग। तो इन तीनों वर्गों के हिसाब से ही शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अगला जो महत्व है वो क्या है
व्यायाम एवं संगीत का संतुलन। क्या वास्तविक रूप में प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत संगीत और व्यायाम में संतुलन बिठाने का प्रयास किया। इसलिए क्योंकि प्लेटो स्वयं कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए इन्होंने शरीर के लिए व्यायाम, मन के लिए संगीत की व्यवस्था की है। तो ये कितना सुंदर समन्वय इन्होंने किया है। आधुनिक राज्यों को इसका किसी न किसी रूप में अनुकरण करना चाहिए, अर्थात शारीरिक और मानसिक इनका इन्होंने समन्वय किया है। क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, ये दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप में हम ये कहेंगे व्यक्ति बीमार भी नहीं होंगे, अपराध भी नहीं होंगे। ये आधुनिक राज्यों को किसी न किसी रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए, यह भी इसका महत्व है। और अगली जो बात है वो ये है कि दोनों का विकास होना। क्या? दोनों का विकास होना। दोनों का विकास किसका होगा? शरीर का और मन का। किसका? शरीर का और मन का। मतलब प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत शरीर और मन की शिक्षा के ऊपर बल दिया गया है। इस आधार पर हम ये कहेंगे कि प्लेटो ने यहाँ संगीत और व्यायाम की जो व्यवस्था की है, इससे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा क्योंकि व्यायाम की व्यवस्था की है, मन भी स्वस्थ रहेगा क्योंकि संगीत की व्यवस्था की है। तो यह भी इसका एक महत्व है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आधुनिक जगत के अंतर्गत हम देखें तो आधुनिक राष्ट्र राज्यों को यहाँ जो शरीर और मन के समन्वय की बात की गई है, इसको किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम के अंतर्गत हालांकि स्थान दिया भी गया है, लेकिन कुछ रूप में हम ये कहें कि कम दिया गया है। तो यहाँ पर प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए और इसके इस महत्व को स्वीकार करना चाहिए। ये है प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। इसमें यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि तभी तो हमें मालूम होगा कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आपकी समझ में आया है या नहीं। और मेरा प्रत्येक वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि मैं केवल जो सिद्धांत हैं इनके विचारकों के, इनको इस रूप में समझाना चाहता हूँ कि आप तरीके से इनको समझें। उसके बाद में चाहें तो आप स्वयं ही नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे BA MA के विद्यार्थी हैं वो अपने नोट्स बना लेंगे, बाकी जो IAS लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत अपने से संबंधित जो प्रश्न है उनको समझने का प्रयास करेंगे। इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। तो